हाय एवरीवन, दिस इज आकाश एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट इंजीनियरिंग एंड इंजीनियर्स के बारे में। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि है अबाउट केटी, राइट। मैं जानता हूँ कि यार हर एक बंदे को केटी का टेंशन होता है, कभी ना कभी एक या दो केटी लग ही जाता है। बट अगर आपको पता नहीं कि यार ये केटी के सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, रेगुलर के सब्जेक्ट्स भी है और केटी के सब्जेक्ट्स भी है, और इनका प्रिपरेशन कैसे किया जाए इफेक्टिवली ताकि आपका एक अटेम्प्ट में सारे के सारे केटी क्लियर हो जाए, तो गाइज़ ये वाला वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि एंड में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है विच आई एम श्योर विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो चलो बात करता हूँ कि ये प्रोसेस क्या है। तो ये प्रोसेस 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप है आपका एनालाइजिंग, सेकेंड स्टेप है आपका प्लानिंग एंड तीसरा स्टेप का आपका वर्किंग। तो लेट मी टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेप दैट इज एनालाइजिंग। तो एनालाइज क्या करना है यार, यहाँ पे एनालाइज क्या करना है वो बात समझने का ट्राई करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैंने देखा है जिस बंदे को केटी होता है वो रैंडमली कोई भी किताब बताता है, मतलब जो केटी का सब्जेक्ट है वो पढ़ना चालू कर देता है, राइट। कंप्लीट होता नहीं है और स्ट्रेस आता है और एट दी एंड में उसको वो केटी वापस रिपीट भी करना पड़ता है। तो उससे अच्छा यार 10 मिनट का टाइम निकालो और चीज़ों को एनालाइज करो, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगा यार, ट्रस्ट में। तो देखो ये प्रोसेस क्या है, एक बॉक्स बना दो, उसमें 6 कॉलम्स बना दो, राइट। डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितने केटीज है उतने आप रोज़ बना दो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मैक्सिमम केटी के बारे में बात किया है जो कि है 6 केटीज अगर किसी को हो तो उसके लिए टाइम टेबल कैसा होगा, आपको जितने भी केटीज है उसके अकॉर्डिंगली आप ये वाला जो एनालाइजिंग का फॉर्मेट है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ उतने रोज चाहिए। तो पहला वाला कॉलम है फॉर दी सब्जेक्ट। सो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट के नाम लिख लिए। लेट सपोज मुझे ये वाले सब्जेक्ट्स में केटी लगे हैं, ये वाले से मेरे सब्जेक्ट्स है जिसमें मेरे को केटी ऑलरेडी लग चुका है ना। उसके बाद मुझे ये लिखना है यहाँ पे कि ये थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स है या न्यूमेरिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे मैंने वो वाला पार्ट लिख लिया। फिर बाद में मेंशन करूँगा कि ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हैवी है, मतलब हाई न्यूमेरिकल्स है, मीडियम न्यूमेरिकल्स है या बहुत ही कम न्यूमेरिकल्स आते हैं। या फिर थ्योरी के बारे में बात करूँ तो ये थ्योरी इसमें बहुत ज़्यादा है, मीडियम है या कम है, उसके बारे में मैं लिख के रखूँगा। तो आई एम जस्ट डूइंग एनालाइजिंग का पार्ट, भाई कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ जो पता है उसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ आराम से ताकि मैं अच्छे से एनालाइज कर पाऊँ। तीसरा स्टेप ना गाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको खुद का डिफ़िकल्टी के लेवल के बारे में बताएगा। मतलब ये सब्जेक्ट आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट है ना, ये सब्जेक्टिव है, मतलब ये आपके लिए खुद को ही डिसाइड करना पड़ेगा। मैं या कोई आपका फ्रेंड आपको नहीं हेल्प कर सकता। तो कैसे डिसाइड करना है, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो सब्जेक्ट आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगता है, राइट, वो आपको नंबर 1 लिखना है। जो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है या चैलेंजिंग लग रहा है वहाँ पे आपको 5 लिखना है ना। ऐसा हो सकता है कोई बोल देगा सर मेरे लिए 5 के हर सब्जेक्ट डिफिकल्ट है तो 5 डाल दूंगा, यार चलेगा डाल दे। बट जहाँ तक मुझे पता है कि यार कुछ ना कुछ ऐसा सब्जेक्ट होते हैं जो आपको थोड़ा बहुत कंपेरेटिवली ईजी होता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे रैंडमली नंबर्स डाल दिए कि ये वाला, इसमें मेरा लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 है, मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है मेरे लिए, ठीक है, राइट। ये वाला बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, प्रोबेबली मेरे को कंसेप्ट आता नहीं रहेगा या फिर कुछ और रीज़न होगा। PP1 ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, मेरे को अच्छे से आता भी है, बहुत इजी है, बट लास्ट टाइम मैं थ्योरी अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाया फॉर XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो इस तरीके से आपको पहला डिफिकल्टी लेवल डाल देना है। इसके बाद वाला स्टेप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ईजी अटेम्प्ट। ईजी अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, लेट सपोज लास्ट सेमेस्टर जब भी आपने सॉम का पेपर अटेम्प्ट किया था, राइट, वो पेपर उठाना है और वो पेपर उठाने के बाद आपको देखना है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे थे। अटेम्प्ट का बात कर रहा हूँ, मे बी प्रोबेबली आपने अटेम्प्ट करने के बारे में सोचा, आपने वो क्वेश्चन उठाया, फिर बाद में आपको ठीक से आंसर नहीं आया या फिर आपने सॉल्व किया बट आपका फाइनल आंसर रॉन्ग आ गया, हो सकता है ऐसा। बट ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपने सोचा कि आपको ये आ सकता है करके, राइट। तो आपको क्या करना है, पिछले सेमेस्टर्स के पेपर उठाने, जो पेपर में आपको केटी लगा था, जो आपका अटेम्प्ट था, और उसमें देखना है कि आपको कितने का अटेम्प्ट जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल सॉम का अगर मैंने पेपर उठाया और मैंने देखा तो मुझे पता चलता है कि यार ये 3 क्वेश्चंस थे या ये 4 क्वेश्चंस थे जो मैं इजीली अटेम्प्ट कर सकता था, एटलीस्ट मुझे लग रहा था कि मुझे आएंगे। उन 4 सब्जेक्ट के मार्क्स कितना है, लेट्स सपोज 4 मार्क का हर एक क्वेश्चन है और करने के बाद मुझे 16 मार्क्स मिल रहे थे, मतलब 16 मार्क्स का मेरा एटलीस्ट अटेम्प्ट जा रहा था बेस्ड ऑन माई प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो वो वाला नंबर यहाँ पे लिख दूंगा। तो इससे पता चलता है कि सॉम का जो पेपर था मुझे 16 मिले रहेंगे नहीं मिलेंगे वो मैटर नहीं करता, बट मुझे एटलीस्ट पता है कि यार पिछले सेमेस्टर के पेपर्स में जिसमें मुझे केटी लगा था उसमें एटलीस्ट मैं 16 मार्क्स का क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहा था। तो यहाँ पे अटेम्प्ट का बात हो रहा है कि कितना अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते थे या फिर डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस आपको आ रहा था। अगेन ये सिर्फ एनालाइजिंग का पार्ट है और ये आपको इतना ज़्यादा हेल्प करेगा यार, आपको ये करना ही पड़ेगा। इट विल हार्डली टेक 10 to 20 मिनट्स गाइज, और ये आपको करना ही है।
फिर बाद में आपको ये देखना है, चलो मेरे को ये 16 मार्क्स कौन से 4 क्वेश्चन से आ रहे थे और वो 4 क्वेश्चंस कौन से सब चैप्टर्स में से आ रहे थे वो देखना है। फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैंने 16 मार्क्स के 4 क्वेश्चन देखा और मैंने देखा ये चारों क्वेश्चन है ना चैप्टर नंबर 1 और 2 से आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 लिख लूँगा। अगर मैंने ये 28 मार्क्स के क्वेश्चन है, लेट सपोज ये मेरे को 3 क्वेश्चन ही आ रहे थे, 3 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करके मेरे को 28 मार रहे थे और ये तीनों क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से थे, तो यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 1 लिखूँगा। मतलब ये जो क्वेश्चंस है जो आप इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे थे, आपको यहाँ पे लिखना है कौन से चैप्टर से थे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने चैप्टर्स के नाम लिख दिए। गाइज ये पहला वाला स्टेप है, दैट इज एनालाइजिंग का स्टेप। आई एम श्योर कि अगर आपने इतना कर लिया ना तो ट्रस्ट में आपने आधा जंग ऑलरेडी जीत लिया। आप जितने भी बाकी के केटी के स्टूडेंट्स हैं जो अटेम्प्ट करें उससे आप ऑलरेडी 10-15 गुना आगे हो, तो ये स्टेप जरूर करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज एनालाइजिंग। तो चलो एनालाइजिंग तो कर लिया, अभी करे क्या, आगे क्या करें भाई? एनालाइजिंग करने के बाद आपको प्लान करना है कि आप ये करोगे कैसे, अभी करेंगे क्या। ये एनालाइज तो कर लिया, अभी करना क्या है। अभी देखो ध्यान देना है यहाँ पे क्या करना है, आपको ये नंबर्स के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे ध्यान से देखना कि सबसे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है, और ये क्यों बता रहा हूँ उसका रीज़न भी बता दूँ, साइकोलॉजिकल रीजंस है। तो लेट सपोज ये छोटा नंबर है 1, मतलब PP1 जो थ्योरी सब्जेक्ट है, भले उसमें हाई थ्योरी है बट मुझे काफ़ी ईजी लगता है। ओके, मुझे ये वाला सब्जेक्ट ईजी लगता है। इसके बाद वाला ईजी सब्जेक्ट कौन सा है, इसके बाद वाला मुझे 100 में ज़्यादा ईजी लग रहा है। ठीक है, तो ये वाला है। और तीसरा और एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, वो तीसरा सब्जेक्ट आपको हार्ड वाला सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये 2 हार्ड सब्जेक्ट है, तो इन दोनों में से कोई भी एक हार्ड सब्जेक्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे लेट सपोज M3 हार्ड लगता है तो मैं M3 को सिलेक्ट करूँगा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने ये 3 पेपर्स को हाईलाइट, 3 सब्जेक्ट्स को हाईलाइट कर लिया। इसका मतलब यहाँ पे 2 ईजी सब्जेक्ट मैंने पिक किए और मैंने एक हार्ड वाला सब्जेक्ट पिक किया है। नाउ गाइज ये समझने का ट्राई करो, ये KT क्लियर करने का पार्ट इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। आप मेहनत करोगे, मुझे पता है आपके पास दिमाग है, बट कहीं ना कहीं पे अगर आप डर गए तो समझो आप मर गए। मरो मत, बट एटलीस्ट KT का प्रिपरेशन करना है तो यार फियर नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रेशर के साथ एग्जाम में जाओगे तो होगा नहीं आपसे, तो KT क्लियर नहीं होगा। और मैंने शुरुआत में देखा है कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उन लोग डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट चालू कर लेंगे और वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट एग्ज़ाम तक ख़त्म ही नहीं होता है। और वो ख़त्म नहीं होता है इसलिए आपका जो इजी सब्जेक्ट था उसका प्रिपरेशन का भी टाइम नहीं मिलता है और सारे के सारे सब्जेक्ट्स मोस्टली वापस रिपीट हो जाते हैं। तो इससे अच्छा एक काम करते हैं ना, पहले इजी सब्जेक्ट चालू करते हैं, इजी सब्जेक्ट जल्दी प्रिपेयर भी हो जाएंगे और इससे होगा क्या पता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चालू होगा, बिकॉज आपको खुद को दिखाई देगा कि यार मेरे सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन हो रहा है। गाइस सक्सेस को इतना ज़्यादा खींचता है ना जितना और कोई नहीं खींचता है। तो आपको 2 इजी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और एक हार्ड वाला सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ये वाला पार्ट है आपका प्लानिंग के बारे में, राइट। भले आपको 2 सब्जेक्ट होगा तो उसमें से एक सब्जेक्ट इजी होगा या एक सब्जेक्ट हार्ड होगा, अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर लेना। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, आप आपके सिचुएशन के हिसाब से सारे चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। और ये जो सब्जेक्ट्स है उसके चैप्टर्स को हाईलाइट कर लो। चलो ठीक है, मतलब सॉम का ये 2 चैप्टर्स के ऊपर मुझे फोकस करना है, PP1 के ये 2 चैप्टर्स के ऊपर मुझे फोकस करना है, अकॉर्डिंगली मुझे मैथ्स के चैप्टर 4 पे फोकस करना है। ये मुझे पता चल गया। ये कैसे पता चल गया, बिकॉज सर ये चैप्टर्स में ऑलरेडी मुझे कुछ ना कुछ आता है। तो अगर ऑलरेडी कुछ ना कुछ आता है तो वो प्रिपेयर करके थोड़ा सा और प्रिपेयर कर लेंगे तो यार 40 मार्क्स जो KT का टारगेट होता है उतना तो ईजी आ ही जाएगा ना। तो दैट इज़ द गोल, राइट। तो प्लानिंग करके हो गया। अभी हम लोग काम के बारे में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, दुनिया में कुछ भी एनालाइज कर लो, प्लान कर लो, पर जब तक काम नहीं करेगा, जब तक मेहनत नहीं करेगा, कुछ होने वाला नहीं, KT क्लियर नहीं होगा। तो अगर आपको KT क्लियर करना है तो ये फाइनल स्टेप आपको करना ही है, दैट इज़ वर्क। तो काम कैसे करना है, तो मैंने आपको जैसे बताया, आपने पहले 6 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया। वो 3 सब्जेक्ट कौन से थे, ये वाले 3 सब्जेक्ट थे और इनका सीक्वेंस था और ये वाले चैप्टर्स आपने डिसाइड कर लिए। चलो ग्रेट। अभी इनके काम कैसे करें, मैं चाहता हूँ कि आप 2 हफ्ते में आपके इन 3 सब्जेक्ट को प्रिपेयर करो। 2 हफ्ते में, मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ बट ट्रस्ट में ये 1 हफ्ते में प्रिपेयर हो जाता है। तो कैसे प्रिपेयर करें, 1 हफ्ते में 7 दिन होते तो मैंने यहाँ पे 7 दिन ले लिए। मैं क्या करूँगा, हर दिन मैं कम से कम 3 घंटे का प्रिपरेशन करूँगा ना। यार आपको अगर इतना ज़्यादा सब्जेक्ट्स में KT है तो यार 3 घंटा देना तो बनता है। और वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है यार, आपके पास टाइम होगा, मे भी लॉकडाउन नहीं है फिर भी 3 घंटा तो दे ही सकते हो ना अगर आपको क्लियर करना है। अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर स्टडीज़ का बात कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है। ये सिर्फ KT के लिए 3 घंटा देना है, 3 नहीं तो एटलीस्ट 2 घंटा दे दो तो भी चल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना KTs है। ये स्पेसिफिकली मैंने ऐसे बंदे के लिए बनाया है जिसके पास 6 KTs है और उसको 6 रेगुलर सब्जेक्ट भी देना है। तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि वो ज़्यादा मेहनत करे, इसलिए मैंने 3 घंटे का नंबर ले लिया है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से काम करना है। सबसे पहले जो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है उसको मैं हार्ड सब्जेक्ट के साथ कंबाइन करूँगा। मतलब हर दिन मैं एक बार इजी सब्जेक्ट करूँगा
और एक बार हार्ड सब्जेक्ट। वैसा अल्टरनेट डेज में सब्जेक्ट चेंज करते जाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहले वाला मैंने एक इजी सब्जेक्ट लिया, फिर दूसरा थोड़ा सा इजी, और फिर मैं वापस वो, ये साइकिल रिपीट करूंगा। बट एवरी डे आई विल सी टू इट कि मेरा जो M3 जो हार्ड सब्जेक्ट है वो रोज कर रहा हूँ, भले थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। मतलब ये लेट सपोज पहले दिन मैंने इसको 1.5 घंटा दिया, इसको भी 1.5 घंटा दिया, इसको 1.5 घंटा, इसको 1.5 घंटा, या फिर इसको 1 घंटा दे रहा हूँ, इसको भी 1 घंटा दे रहा हूँ, राइट। अभी उस घंटे में, उस आवर्स में मेरे को क्या प्रिपेयर करना है, PP1 है, राइट। PP1 मेरे को सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। तो क्या प्रिपेयर करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट टू प्रिपेयर। तो सबसे पहले यार जो आपको ऑलरेडी आ रहा था ना वो एकदम अच्छे से कर लो। शायद पिछले बार भी वो आ रहा था बट यार वो आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, इसलिए वहाँ पे मार्क्स नहीं मिला, वरना वो मार्क्स तो आपके हाथ का था ना, राइट। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सॉम के बारे में बात करें तो सॉम में 16 मार्क्स का कंटेंट आपको ऑलरेडी आ रहा था, तो वो कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लो यार। मतलब आगे वाले एग्जाम में जब भी वापस KT दोगे तभी और 14 मार्क्स का प्रिपरेशन करना है, वो 14 मार्क्स तो आपको आ ही जाएगा, तो आपका KT का टेंशन निकल जाएगा गाइस। समझ में आ रहा है। तो प्रिपेयर क्या करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो जो पिछले वाले क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं। मे बी वो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा या प्रीवियस कुछ और ईयर्स का भी पेपर हो सकता है, पिछले 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर, बट पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो न्यूमेरिक क्वेश्चंस आए सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, इतना याद रखना, राइट। देन न्यूमेरिकल जो है, अगर न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है तो ये देखो यार 4 से 6 मार्क, मतलब जो सिंपल न्यूमेरिकल्स है ना एटलीस्ट वो सबसे पहले कर लो। क्योंकि होता क्या है कि आप डायरेक्टली बड़े वाले न्यूमेरिकल्स पे जाते हो, वो होता नहीं है, और फिर होते 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 टाइम निकल जाता है और बाद में पता चलता है कुछ भी नहीं हुआ है। उससे अच्छा कुछ तो प्रिपेयर करो। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, आप ट्रस्ट मी, बिलीव मी कि आप और अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे PP1 अल्टरनेट जो भी है सब्जेक्ट डिसाइड किया, और जो हार्ड सब्जेक्ट है वो एक के साथ एक अलाइन कर लिया, और दिन में 3 घंटे का टाइम देना ही देना है, राइट। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, देखो चलो देखते हैं। यहाँ पे PP1 के मेरे को 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने थे, इसमें भी मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें भी जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उतने करने वाला हूँ। तो थ्योरी का एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर में से कम 4 या 6 क्वेश्चन तो आते ही है। ये 4 या 6 क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए 3 दिन काफ़ी नहीं है क्या? अरे मेरे को बताओ, 3 दिन काफ़ी नहीं है क्या? डोंट यू थिंक 6, अरे 10 क्वेश्चन भी हो गए अगर एक चैप्टर में से तो ईजिली प्रिपेयर हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, ऐसे 20 क्वेश्चन प्रिपेयर करने आपको 3 दिन में। आई एम श्योर यार ये इजीली हो जाएगा। 10 क्वेश्चंस तो कोई भी कर सकते हैं, राइट। वैसे ही सॉम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं दो चैप्टर्स के बारे में बात करूँ, ये तो हो ही जाएगा, 4 दिन है, राइट। M3 काफ़ी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मैंने सिर्फ बोला है चैप्टर 4 अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि उसमें से ऑलरेडी आ रहा है। ट्रस्ट मी 7 दिन भी नहीं लगेगा, मेरे को लगता है 4 दिन में आपका चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा, और बचे हुए जो 3 दिन है आप कोई और चैप्टर भी पिक करके चालू कर सकते हो। तो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या सर, यार अभी भी 3 सब्जेक्ट बाकी है ना प्रिपेयर करना, 6 KT था यार। देखो तो सही है, पहले तो 3 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन हो गया आपका 1 हफ्ते में। आई एम श्योर आपको KT का अभी जो टेंशन था, टेंशन का जो लेवल था वो काफ़ी कम हो चुका है, बिकॉज राइट नाउ आपको पता है कि यार कुछ तो आता है। मैं एग्जाम में जाके ना ब्लैंक नहीं बैठने वाला है, मेरे को कुछ तो आता है, राइट। तो 1 हफ्ते में ये 3 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन हो जाएगा आपका, और फिर अगले वीक में आपको जो बाकी के 3 सब्जेक्ट थे जिसके बारे में हमने बात नहीं किया, उनको भी इसी फॉर्मेट में आपको लिख के प्लान करके काम करना है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि 2 हफ्ते में आपके सारे के KT के पेपर जो थे उसका प्रिपरेशन हो जाएगा। क्या सर ये 100% प्रिपरेशन होगा? नॉट एट ऑल। 2 हफ्ते में, बट मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आपका 45 to 60% का प्रिपरेशन हो जाएगा। इससे फ़र्क ये होगा कि यार जो जीरो प्रिपरेशन था ना हर सब्जेक्ट का, वो हर सब्जेक्ट का कम से कम 60% का प्रिपरेशन हो जाएगा। बचा कितना, 40% का पार्ट, वो तो धीरे धीरे एग्जाम तक कर ही लोगे यार। लास्ट मिनट प्रिपरेशन करने वाले बच्चे तो यार 40 पार्ट अगर करना हो तो आराम से हो जाएगा। सो गाइज ये है आपका एग्जाम का KT एग्जाम का प्रिपरेशन करने का तरीका। कमेंट्स में मुझे को ज़रूर बताना कि कैसे लगा, कि ये वाला प्रिपरेशन आपका इसके ऊपर क्या थॉट्स है, राइट। एंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांट टू टेल यू पीपल, कि अगर आपको KT सब्जेक्ट्स हैं एंड इफ यू नीड आवर हेल्प, ट्रस्ट मी वी आर हैविंग द बेस्ट फैकल्टीज इन मुंबई। ये मैं स्पेसिफिकली मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बनाता है वीडियोज़, बट अगर आप किसी और ब्रांच से हो तो भी चलेगा। अगर आपको KT है एंड यू आर वरीड कि यार कैसे क्लियर करे, राइट, तो ट्रस्ट मी वी आर हैविंग द बेस्ट फैकल्टीज इन द मुंबई। मैं और मेरी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे KT के सब्जेक्ट्स क्लियर करने में। तो हम आपके लिए जूम के लेक्चर्स अरेंज कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन योर स्केड्यूल, डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस, सो दैट आपको KT के सब्जेक्ट का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है।
बट अगर वो नहीं करना चाहते हो तो ट्रस्ट मी, आपके पास मैंने ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया सा सिस्टम दे दिया, वो आप प्लीज़ फॉलो करो। अगर आप ये इस पार्ट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको मेरे टीचर्स का हेल्प लेना है जो मेरे साथ कम्युनिटी में है, तो यार डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया है, वो फॉर्म फिल करो, आपका केटी सब्जेक्ट बताओ, आपका कितना केटी से बताओ, कौन से यूनिवर्सिटी से हो, जो भी है बताओ, एंड आई डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू पीपल सो दैट मैं आपको मेरे टीचर्स के साथ मिला के आपका केटी हेल्प करने में मदद कर सकता हूँ। तो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर माई साइड टुडे। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो आपको पता है यार, ये सब्सक्राइब करना है चैनल, एंड ऐसे ही इंजीनियरिंग के कंसेप्ट आने वाले हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले, तो वो बेल नोटिफिकेशन पे बटन ज़रूर दबा देना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन के अपडेट्स मिल जाए। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई थिंक यू पीपल आर इन एक्सेलेंट हेल्थ एंड ग्रेट माइंड सेट। दिस इज आकाश एस सावंत साइनिंग ऑफ।